हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, यानी FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 आखिर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो भारत में विदेशों से आने वाले धन, जिसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग यानी रेगुलेशन एक्ट, जिसका हम FCRA बना गया है। यह कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विदेश से मिलने वाले पैसा भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और सामाजिक सद्भाव में और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित न कर सके। तब वर्ष 2026 में केंद्र सरकार ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कुछ व्यवहारिक और कानूनी कमियां थी, विशेष रूप से उन संपत्तियों में यानी उन एसेट्स के संबंध में जो विदेशी अनुदान से बनाई गई थी। यदि किसी NGO या संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है तो नवीनीकृत न हो पाए या समाप्त हो जाए तो उन संपत्तियों का प्रावधान कैसे होगा। तो इस पर कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन प्रस्तावना पारित किया गया है, यानी प्रस्तावित किया गया है। तो सरकार के अनुसार यह संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे सरकार के अधिकार बढ़ेंगे और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की बात करें तो उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकता है। तो यही कारण है कि यह बिल संसद के भीतर और बाहर व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। तो FCRA का इतिहास क्या रहा है वो भी जानेंगे, और यह कानून कब और क्यों बना ये भी जानेंगे। तो FCRA की पृष्ठभूमि समझना इस संशोधन को समझने के लिए आवश्यक होगा। जैसे पहले तो 1976 का FCRA, तो इसमें क्या हुआ था, 1970 के दशक में यह आशंका बढ़ी कि विदेशी संस्थाएं भारत की राजनीति में, चुनाव, मीडिया, सामाजिक संगठनों को आर्थिक सहायता देकर देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण से 1976 में पहली बार FCRA कानून बनाया गया था। तो उस समय मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी हस्तक्षेप को रोकना था और राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग से बचाना भी था और राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करना था। उसके बाद FCRA एक्ट 2010 आ गया। तो 2010 में पुराने कानून को हटाकर नया FCRA लागू कर दिया गया। इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गए, जैसे प्रत्येक NGO को FCRA रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा और विदेशी धन प्राप्त करने के लिए निर्धारित बैंक खाते की व्यवस्था भी किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट जमा करना भी अनिवार्य कर दिया गया। तो सरकार को निरीक्षण एवं जांच के अधिकार मिल गए। उसके बाद 2020 का संशोधन, तो 2020 में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए थे। मुख्य बदलाव क्या क्या था, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन की सीमा 50% से घटाकर 20% किया गया और SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा में FCRA अकाउंट की अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद सरकार को रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की अधिक शक्ति मिल गया। तो सब ग्रांटिंग यानी दूसरे NGO को विदेशी धन देना, उसके पर रोक लग गया और आधार संख्या देने की अनिवार्यता भी हो गया। तो इस संशोधनों का समर्थन करने वालों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि आलोचकों ने कहा है कि छोटे NGO के लिए काम करना कठिन हो जाएगा, ये कहा है। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी जान लेते हैं। तो सरकार के अनुसार इस संशोधन के पीछे कई कारण है। पहले कारण तो विदेशी धन का बढ़ता प्रभाव। तो भारत में हजारों संस्थाएं विदेशों से करोड़ों रुपए प्राप्त करते हैं। ये धनराशि आती है शिक्षा से, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, आपदा राहत, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के लिए। तो सरकार चाहती है कि इस धन का पूरा हिसाब रखा जाए। उसके बाद दूसरा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा।
सरकार का कहना है कि कुछ विदेशी संस्थाएं भारत के अंदर ऐसे गतिविधियों को वित्तीय सहायता दे सकती हैं जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो। तो यदि विदेशी धन का उपयोग हिंसा भड़काने में, अलगाववाद में, धार्मिक कट्टरता या संवेदनशील क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए हो सकता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण सरकार निगरानी मजबूत करना चाहती है। तीसरा कारण संपत्तियों का कानूनी विवाद भी है। तो मान लीजिए किसी एनजीओ ने विदेशी फंड से स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कार्यालय खरीदा, वाहन खरीदा, ये सब किया। तो बाद में इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त अगर हो जाता है तो अब प्रश्न भी उठेगा ना कि इस संपत्तियों का मालिक कौन होगा। क्या सरकार होगा, एनजीओ, कोर्ट या अन्य कोई संस्था हो सकता है। तो यही सबसे बड़ी कानूनी समस्या थी जिसे यह संशोधन हल करने का प्रयास किया जाएगा। चौथा कारण जवाबदेही भी है। सरकार का कहना है कि यदि विदेशी धन से बनी संपत्तियों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होगा तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसीलिए नई व्यवस्था में प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड और उसका भविष्य पहले से स्वच्छ रहना चाहिए, ये सब कहा है। तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अब इस बिल के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझते हैं। चलो, पहले तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की नियुक्ति होगी। तो यह पूरी संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। तो सरकार एक विशेष अधिकारी या संस्था नियुक्त करेगी जिसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कहा जाएगा। यदि किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता है तो समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या निलंबित भी हो जाता है, तो यही अथॉरिटी विदेशी धन से बनी संपत्तियों का प्रबंधन करेंगी। तो संपत्तियों का नियंत्रण कैसे होगा? जैसे विदेशी धन से बनी भूमि, भवन, अस्पताल, विद्यालय, वाहन, बैंक जमा, अन्य परिसंपत्तियां, ये सब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की निगरानी में आ सकती है। तो रिकॉर्ड रखने की नई व्यवस्था कैसे किया जाएगा? तो एनजीओ को विदेशी धन से खरीदी गई प्रत्येक संपत्ति का विशुद्ध रिकॉर्ड रखना रहेगा, यानी रखना होगा। जैसे खरीद की तारीख, कीमत, फंड का स्रोत, ये सब उनको रिकॉर्ड में रखना होगा। उपयोग का उद्देश्य क्या है, वर्तमान स्थिति, ये सब रिकॉर्ड करके सही नहीं मिला तो कार्रवाई भी हो सकता है। तो सरकार की निगरानी बढ़ जाएगी। सरकार आवश्यक होने पर निरीक्षण कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, जांच भी करेगा और संपत्तियों की स्थिति का सत्यापन भी कर सकता है। तो संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकता है। यदि कोई संस्था बंद हो जाती है तो या उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो विदेशी धन से बनी संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अब अधिक स्पष्ट भी हो जाएगी। तो पारदर्शिता भी चाहिए। तो सरकार का दावा है कि इस संशोधन से भ्रष्टाचार कम होगा, फर्जी एनजीओ पर रोक लगेगी, विदेशी धन का वास्तविक उपयोग सामने आ जाएगा, जनता का विश्वास भी बढ़ेगा इसमें। तो सरकार का पक्ष क्या है, यानी सरकार इस संशोधन को क्यों आवश्यक मानती है वो भी जान लेते हैं। तो किसी भी कानून में संशोधन तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि मौजूदा व्यवस्था बदलती परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गई है। तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 के मामले में भी केंद्र सरकार ने यही तर्क दिया है कि विदेशी फंडिंग से जुड़ी गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गए हैं। तो इसीलिए कानून को भी अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाना आवश्यक हो गया है, ऐसे सरकार ने कहा है। तो सरकार का पहला और सबसे बड़ा तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा की मुद्दा है। तो इसका कहना है कि आज दुनिया में कई देशों में विदेशी धन का उपयोग केवल सामाजिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए, जनमत को प्रभावित करने के लिए, धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। तो यदि ऐसे धन के समय पर निगरानी न की जाए तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत गंभीर चुनौती बन सकता है। तो सरकार का दूसरा तर्क पारदर्शिता है, यानी ट्रांसपेरेंसी। तो सरकार के अनुसार विदेशी धन प्राप्त करने वाली प्रत्येक संस्था को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसे धन कहाँ से मिले हैं, कितना मिले हैं, किस उद्देश्य के लिए मिला है और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया है।
यदि किसी संस्था का पंजीकरण समाप्त हो जाए तो विदेशी धन से बनी संपत्तियों का भविष्य में यानी स्पष्ट भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रावधान भी जोड़ा गया है। तो तीसरा तर्क जवाबदेही भी है, अकाउंटेबिलिटी। तो सरकार का कहना है कि यदि कोई संस्था विदेशी धन का उपयोग नियमों के अनुसार यानी विरुद्ध करती है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भी होना आवश्यक है। तो सरकार यह भी कहती है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में विदेशी वित्त पोषण पर कड़े नियम हैं, इसीलिए भारत का यह कदम कोई असामान्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमन को मजबूत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो यह सरकार का पक्ष है। अब जानेंगे हम विपक्ष और नागरिक समाज की आपत्तियां क्या क्या है, सिविल सोसाइटी की। तो जहां सरकार इस संशोधन को आवश्यक सुधार बता रही है, वहीं विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठन और उनके एनजीओ ने इस पर गंभीर प्रश्न भी उठा दिए हैं। सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि इस संशोधन से सरकार को विदेशी धन से बनी संपत्तियों पर पहले की तुलना में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। तो आलोचकों का कहना है कि यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसकी संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार की भूमिका बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका भी हो सकता है, ऐसा कहा है। तो दूसरी आपत्ति यह है कि भारत में हजारों छोटे और मध्यम स्तर के एनजीओ जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं। तो इनके पास सीमित प्रशासनिक संसाधन भी होते हैं। यदि दस्तावेजीकरण और अनुपालन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो जाएगी तो उनके लिए सामाजिक कार्य करना कठिन हो जाएगा, ये सब कहना है। तीसरी चिंता नागरिक समाज की स्वतंत्रता को लेकर भी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ स्वतंत्र और सामाजिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। यदि उन पर अत्यधिक प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा तो समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने वाले अनेक कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं, ये कहना है। तो कुछ संगठनों का यह भी कहना है कि किसी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई करते समय पर्याप्त न्यायिक निगरानी होना चाहिए और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वैध और ईमानदारी से कार्य करने वाले संगठनों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना भी न करना पड़े। तो यह सब विपक्ष कह रहे हैं। और उसके बाद जान लेते हैं किन संस्थाओं पर इस संशोधन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 का प्रभाव हर संस्था पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन संगठन पर होगा जो नियमित रूप से विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं। पहले तो शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो ऐसी संस्थाएं जो विदेशी सहयोग से विद्यालय, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, पुस्तकालय, अनुसंधान परियोजनाएं या कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं, उन्हें अब अपनी परिसंपत्तियां, वित्तीय रिकॉर्ड का अधिक विशद विवरण रखना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो कई अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण कार्यक्रम, पोषण अभियान और ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाएं विदेशी सहायता से संचालित होती है। तो यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण प्रभावित होता है तो उसके द्वारा संचालित अस्पतालों का या चिकित्सा परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो पर्यावरण और जलवायु भी है। तो वन संरक्षण, जैव विविधता, जल संरक्षण भी, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, इनसे सब जुड़े हुए अनेक संगठन अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए भी नए अनुपालन नियम महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो महिला एवं बाल विकास भी है, जैसे महिला सुरक्षा, शिक्षा, बाल अधिकार, मानव तस्करी रोकना और सामाजिक न्याय से जुड़ी अनेक संगठन विदेशी सहयोग से कार्य करते हैं। तो इन सभी को अब अधिक सावधानी के साथ वित्तीय प्रबंधन भी करना होगा। तो धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाएं भी होते हैं। तो कुछ धार्मिक और परोपकारी संस्थाएं भी विदेशों से दान प्राप्त करते हैं, इन पर भी संशोधित नियम समान रूप से लागू होगा। तो इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु, महिला एवं बाल विकास, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाएं, इन सब पर ये सब क्षेत्र में प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं।
तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 का प्रभाव केवल NGO तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव भी प्रशासन पर, समाज पर और विकास परियोजना पर भी पड़ सकता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यदि कानून का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पालन कराया जाता है तो कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। विदेशी धन का उपयोग में अधिक पारदर्शिता भी आ सकती है। फर्जी संस्थाओं की पहचान आसान हो जाएगी, धन के दुरुपयोग पर अंकुश भी लगेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जोखिम कम हो सकता है, जनता और दानदाताओं का विश्वास भी बढ़ सकता है। तो संभावित चुनौतियां क्या क्या होंगे? तो दूसरी ओर कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आ सकती है। तो छोटे NGO के लिए अनुपालन की लागत बढ़ सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सामाजिक परियोजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है, अधिक दस्तावेजीकरण के कारण प्रशासनिक बोझ भी बढ़ सकता है। यदि नियमों का अधिकतर कठोर उपयोग होता है तो कुछ वैध संस्थाओं के कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो संतुलन की आवश्यकता भी होगा। तो विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो उद्देश्यों के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता, और एक तरफ नागरिक समाज की स्वतंत्रता और सामाजिक विकास भी होता है। तो यदि कानून इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है तो इसके सकारात्मक परिणाम अधिक भी होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर लेते हैं कि क्या अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग पर ऐसे कानून है। तो चलो जान लेते हैं। और तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार ने यह तर्क भी दिया है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून मौजूद है। तो प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और सार्वजनिक नीति की रक्षा के लिए अलग अलग नियम भी बनाते हैं। तो अमेरिका की बात करें तो यूएस की अमेरिका में फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसको हम FARA कहते हैं, वो लागू है। यह कानून 1938 में बनाया गया था। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व करती है तो उसे सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना होता है और अपनी गतिविधियों की जानकारी भी देनी होती है। हालांकि FARA और भारत का FCRA पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन दोनों का उद्देश्य विदेशी प्रभाव को पारदर्शी बनाना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इन्फ्लुएंसर ट्रांसपेरेंसी स्कीम यानी FITS लागू है। इसके तहत विदेशी संस्थाओं की ओर भी जो की है ना, तो विदेशी संस्थाओं की ओर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों का भी खुलासा करना अनिवार्य हो जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी UK में भी है। तो ब्रिटेन ने भी हाल के वर्षों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कानूनों को मजबूत किया है। विशेष रूप से विदेशी प्रभाव और संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो यूरोप के अन्य देश भी है, जैसे फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों में भी आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी वित्त पोषण, इस पर निगरानी के लिए सख्त भी नियम लगाए हुए हैं। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 के संभावित लाभ क्या हो सकता है और इसके नुकसान क्या हो सकता है, वो भी जान लेते हैं। तो यदि इस संशोधन का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो हमें संभावित लाभ मिल सकता है, जैसे पारदर्शिता में वृद्धि होगा। तो विदेशी धन के स्रोत में, उपयोग में और उसमें निर्यात परिसंपत्तियों का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। तो यदि किसी विदेशी स्रोत से आने वाले धन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है तो उस समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित भी रखने होंगे। तो फर्जी संस्थाओं पर रोक भी होगा। जो संगठन केवल विदेशी धन प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई अधिक प्रभावी हो सकता है। जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। तो यदि वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है तो दानदाताओं और आम जनता का विश्वास भी मजबूत हो सकता है। तो नुकसान क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो हर कानून के कुछ व्यवहारिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं,
जैसे छोटे एनजीओ पर दबाव पड़ेगा तो छोटे संगठनों के पास सीमित प्रशासनिक संसाधन होते हैं। अधिक दस्तावेजीकरण और अनुपालन उनके लिए कठिन हो सकता है। सामाजिक परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा तो यदि किसी संस्था का पंजीकरण रद्द होता है तो उसके द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय, अस्पताल या अन्य सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। प्रशासनिक शक्ति बढ़ने की चिंता भी है। तो आलोचकों का कहना है कि यदि पर्याप्त निगरानी और संतुलन ना हो तो सरकार को अत्यधिक प्रशासनिक अधिकार मिल सकता है। कानूनी विवाद भी हो सकता है। तो संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर, प्रबंधन और हस्तांतरण को लेकर न्यायालयों में नए विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो भविष्य की चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 का वास्तविक प्रभाव केवल इसके प्रावधानों पर नहीं होगा बल्कि इसके क्रियान्वयन पर भी निर्भर करेगा। जैसे प्रमुख चुनौतियां क्या होंगे, जैसे पारदर्शिता में और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। ईमानदार संस्थाओं को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाना होगा। नियमों का समान और निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और डिजिटल भी बनाना होगा। न्यायिक समीक्षा और अपील की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना होगा। आगे क्या होना चाहिए, जैसे विशेषज्ञों के अनुसार की बात करें तो सभी एनजीओ के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली विकसित की जाए। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। सरकार और नागरिक समाज के बीच संवाद बनाए रखना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या होगा, तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 केवल एक कानूनी संशोधन नहीं होगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी वित्तपोषण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास होगा। सरकार का मानना है कि विदेशी धन का उपयोग पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए और उससे बनी परिसंपत्तियां का स्पष्ट कानूनी प्रबंधन भी आवश्यक होना चाहिए। दूसरी ओर उनके सामाजिक संगठन और विपक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि पारदर्शिता के साथ साथ नागरिक सामाजिक की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। तो इसीलिए इस विधेयक का मूल्यांकन केवल समर्थन या विरोध के आधार पर नहीं होगा बल्कि इस प्रश्न पर किया जाना चाहिए कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता इन चारों के बीच उचित संतुलन स्थापित कर पाता है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।